हेलो एवरीवन। सो अपन पढ़ रहे हैं सेल सिग्नलिंग, जिसके अंदर हमने अभी तक जीपीसीआर के बारे में सारी सिग्नलिंग देख ली है। अब हम बात करेंगे अदर टाइप के सेल सिग्नलिंग्स के बारे में। डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनसे अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दो अलग ही टाइप की सिग्नलिंग है, लेकिन लास्ट में जाते जाते वो पाथवे मर्ज हो जाते हैं, वो किसी एक रेस्पॉन्स के लिए होते हैं। तो इंटीग्रेशन है, वो भी हमने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर। आज हम बात करते हैं अदर टाइप की सिग्नलिंग्स के बारे में। मैं आपको पहले ये बताता हूं कि किस तरीके के सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं, फिर अपन और बातें कर लेंगे। जैसे टाइप्स की यदि हम बात करें तो एक टाइप क्या होता है, इसे कहते हैं रिसेप्टर एसोसिएटेड काइनेज। रिसेप्टर एसोसिएटेड काइनेज, इसका मीनिंग क्या है समझिए। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आज मैं आपको ये पढ़ाने भी वाला हूं। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक ऐसा रिसेप्टर है जिस रिसेप्टर का ही एक पार्ट काइनेज एक्टिविटी कर सकता है, यानी कि रिसेप्टर खुद एक काइनेज है। तो ये देखेंगे अपन। जैसे ये जो मैंने रिसेप्टर बनाया है, इस रिसेप्टर का इंट्रासेलुलर पार्ट, इस रिसेप्टर का इंट्रासेलुलर पार्ट ये काइनेज है। तो ये क्या हो गया, रिसेप्टर एसोसिएटेड काइनेज। जैसे एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में आएगा रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। अभी मैं आपको ये डिटेल में पढ़ा दूंगा, तो वो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज आ जाएगा। फिर उसके बाद में एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन ग्रोथ फैक्टर बीटा, ये भी इसी का एग्जांपल में आएगा। एक होता है साइटोकाइन रिसेप्टर, साइटोकाइन रिसेप्टर, ये भी इसी के अंदर आएगा। ये रिसेप्टर भी इसी के अंदर आता है। एक होता है जैक स्टेट पाथवे, जैक स्टेट पाथवे। इस पाथवे में भी ऐसा ही एक रिसेप्टर काम में आता है, जिसका साइटोसोलिक डोमेन है वो काइनेज एक्टिविटी करने वाला होता है। तो ये एक हो गया अपने पास में। अब दूसरा रिसेप्टर देखो। दूसरे ऐसे रिसेप्टर्स हैं जिनके पास में खुद के पास काइनेज एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन ये साइटोसोल में किसी काइनेज को जरूर एक्टिवेट करेंगे, एक ना एक बार ये जरूर एक्टिवेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जीपीसीआर पढ़ा था अपन ने। ये कोई ऐसा रिसेप्टर है जिसके खुद के पास में कोई भी काइनेज एक्टिविटी नहीं है, लेकिन जब इसके ऊपर कोई लाइगेंड आके जुड़ता है तो ये एक स्टेप या दो स्टेप के बाद में किसी ना किसी काइनेज को जरूर एक्टिवेट करेगा। जैसे प्रोटीन काइनेज ए, प्रोटीन काइनेज बी, प्रोटीन काइनेज सी, प्रोटीन काइनेज जी, कई सारे हैं। तो वो वाले पाथवेज यहां पे आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल में लिख सकते हैं जीपीसीआर, जीपीसीआर। जैसे कि एक होता है नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ये लगभग लगभग रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के जैसा का जैसा है, लेकिन इस रिसेप्टर में काइनेज एक्टिविटी नहीं है, रिसेप्टर के साथ काइनेज जुड़ा हुआ है अलग से। तो ये नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज कहलाता है। फिर तीसरा एग्जाम्पल देखो। जो थर्ड एग्जाम्पल है, ये आता है प्रोटीन सब यूनिट डिसोसिएशन। प्रोटीन सब यूनिट डिसोसिएशन। प्रोटीन सब यूनिट डिसोसिएशन में क्या होता है देखो। मान लीजिए कि ये कोई रिसेप्टर है, ठीक है।
और रिसेप्टर के साथ में कोई प्रोटीन जुड़ा हुआ है एकदम से जब इसके ऊपर कोई लाइगेंड आके जुड़ता है तो ये प्रोटीन वाली जो सब यूनिट इससे जुड़ी हुई है ये सेपरेट हो जाती है, और फिर ये आगे जाके क्या काम करेगी वो अलग बात है। इस तरीके का जो सिग्नलिंग है उसके एग्जाम्पल में आएगा WNT सिग्नलिंग, हेडहॉग सिग्नलिंग, NF कप्पा बी, नर्व फैक्टर है ये कप्पा बी। तो ये सिग्नलिंग के अंदर एक प्रोटीन की सब यूनिट जुड़ी हुई रहेगी और वो डिसोशिएट हो जाएगी। एक और एग्जांपल लास्ट देखते हैं जिसमें है प्रोटीन क्लीवेज। प्रोटीन क्लीवेज, प्रोटीन क्लीवेज क्या है? जैसे कि ये कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये रिसेप्टर है। जब इससे कोई सिग्नल मॉलिक्यूल आके जुड़ता है तो रिसेप्टर का ही एक पार्ट टूट के अलग हो जाता है। रिसेप्टर छोटा हो गया, देखो ये रिसेप्टर काफी बड़ा था और फिर रिसेप्टर छोटा हो गया। इस तरीके से भी चलता है। ये एक एग्जाम्पल में आएगा डेल्टा नॉच रिसेप्टर। डेल्टा नॉच ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी के हैं, तो मुझे जितनी जरूरत लगेगी उतना मैं आपको यहां पे इंट्रोड्यूस कर दूंगा। बाकी क्योंकि बिना आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी सीखे इन पे जाओगे सीधा तो दिक्कत आपको हो जाएगी, इसलिए अपन कोशिश करेंगे कि इनको अलग रहने दे। तो ये 4 तरीके के सिग्नलिंग पाथवेज है या 4 तरीके के रिसेप्टर्स हैं वो होते हैं। अब अपन बात करेंगे आज रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के बारे में। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज को शॉर्ट में बोलते हैं आरटीके। आरटीके का मतलब हो गया रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, आरटीके। अब इस रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के क्या क्या खास बातें हैं वो मैं आपको सारे बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक रिसेप्टर लगा हुआ होता है और उस रिसेप्टर के 3 पार्ट्स होते हैं। तीन पार्ट्स, इसे कहते हैं एन टर्मिनस, और ये एन टर्मिनस लाइगेंड से जुड़ता है। तो ये हो गया लाइगेंड बाइंडिंग, लाइगेंड बाइंडिंग पार्ट। दूसरा जो ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट है ये है अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट, ये ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट हो गया। और जो तीसरा साइटोसोलिक पार्ट है जो सी टर्मिनस की तरफ है, ये हो गया काइनेज डोमेन। काइनेज डोमेन। तो पहले तो आप ये समझो कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज इस तरीके से 3 पार्ट्स का बना हुआ होता है। फिर उसके बाद और छोटी मोटी बातें, जैसे कि और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें रिसेप्टर खुद ही काइनेज एक्टिविटी भी करता है। यानी रिसेप्टर है वो काइनेज भी है और वो रिसेप्टर भी है। उन सब में ये सबसे लार्जेस्ट फैमिली है। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो है दे आर द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। जितने भी और ऐसे हैं उनमें से सबसे लार्जेस्ट फैमिली होती है आरटीके वालों की, ये सबसे ज्यादा होते हैं। फिर उसके बाद में एक वायरस होता है जिसको बोलते हैं राउस सार्कोमा वायरस। राउस सार्कोमा वायरस।
ये राउस सार्कोमा वायरस एक प्रोटीन बनाता है और उस प्रोटीन से कैंसर होता है। प्रोटीन बनाएगा, उससे कैंसर होगा। ये जो राउस सार्कोमा वायरस है और इसका जो प्रोटीन है, प्रोटीन का जो रिसेप्टर है दैट इज आरटीके। तो फर्स्ट आरटीके डिस्कवर यहां से हुआ था, फर्स्ट आरटीके डिस्कवर्ड। इस प्रोटीन का जो रिसेप्टर था वो आरटीके रिसेप्टर था, तो उससे ये डिस्कवर हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, जो आरटीके होते हैं उनके लाइगेंड्स कौन है? लाइगेंड्स ऑफ आरटीके, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के लाइगेंड्स कौन कौन से होते हैं? ज्यादातर तो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ज्यादातर ग्रोथ फैक्टर्स, जैसे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, जैसे नर्व ग्रोथ फैक्टर, जैसे प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर एक्सेट्रा। ये ग्रोथ फैक्टर्स हैं ज्यादातर। इसके अलावा इंसुलिन है, उसका भी रिसेप्टर यही होता है आरटीके। इंसुलिन ग्लूकागोन के उल्टा काम करती है। इंसुलिन जो है वो ग्लूकागोन का उल्टा काम करती है, लेकिन ग्लूकागोन का रिसेप्टर जीपीसीआर होता है और इंसुलिन है उसका रिसेप्टर होता है आरटीके। तो ये अंतर रहेगा दोनों के अंदर, ध्यान रखने वाली छोटी सी बात है। अब और चीज समझते हैं अपन। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, ये एग्जाम्पल्स आप जरूर जरूर याद रखें। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, फिर आप समझना। जितने भी आरटीके होते हैं ना, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, जितने भी सारे के सारे आरटीके पहले तो मोनोमर होते हैं। जब लाइगेंड नहीं जुड़ा होता है तब वो मोनोमर के रूप में होते हैं, और जब लाइगेंड जुड़ जाता है तो वो डायमर बन जाते हैं। तभी आगे की कहानी होगी, वो मैं सब बता दूंगा आपको। तो आप पहले अपना इतनी सी बात समझने की कोशिश करना कि जितने भी आरटीके हैं वो डायमर बन के ही काम करेंगे। अब यहां पर आपको एक इंसुलिन का रिसेप्टर दिख रहा है बीच में, ये पहले से ही डायमर होता है। तो आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि कौन से लाइगेंड का आरटीके या कौन सा आरटीके ऑलरेडी डायमर होता है, या कौन सा आरटीके जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से डायमर बनता है। बाकी जब डायमर बनेंगे तो उनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनता, वो भी मैं आगे बताऊंगा। पर इंसुलिन वाला देखो आप, इंसुलिन का रिसेप्टर ऑलरेडी डायमर की फॉर्म में होता है। इसमें दो तो अल्फा सब यूनिट होती है, दो बीटा सब यूनिट होती है। अल्फा सब यूनिट है, यहां पे इंसुलिन आके बाइंड करेगी, तो ये तो हो गई लाइगेंड बाइंडिंग। और बीटा सब यूनिट के अंदर की साइड का जो पार्ट है जिसको टायरोसिन काइनेज डोमेन बोलते हैं, वो बीटा यूनिट के पास में होता है। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का जो रिसेप्टर होता है उसके अंदर सिस्टीन रिच डोमेन्स होते हैं। ये वाला जो पार्ट है बाहर का एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट, वो सिस्टीन अमाइनो एसिड से रिच होता है। याद रखनी है ये बात, तभी बता रहा हूं मैं। फिर जो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स हैं उनके रिसेप्टर में आईजी लाइक डोमेन्स होते हैं। आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, शायद मैंने आपको पहले बताया है। इम्यूनोग्लोबुलिन के जैसे इसके अंदर ये मोड हुए हैं, तो इसे आईजी लाइक डोमेन कहते हैं। ये बात याद करनी है। अब सिंपल सा लिखिए आप, ऑल आरटीकेज फंक्शन एज डायमर। सारे के सारे आरटीके डायमर की तरह ही काम करते हैं। सारे आरटीके होंगे वो डायमर के फॉर्म में काम करेंगे। तो ये हुआ अपने पास में। अब रिसेप्टर डाइमराइजेशन कैसे होता है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये रिसेप्टर है
और ये इसका काइनेज डोमेन है, ठीक है, ये है काइनेज डोमेन। अब दो रिसेप्टर हैं, वो पहले तो मोनोमर की फॉर्म में है, दोनों रिसेप्टर मोनोमर की फॉर्म में होते हैं। फिर होता क्या है कि कोई लाइगेंड आता है, या कोई लाइगेंड, मैंने बता दिया आपको लाइगेंड आके कहां जुड़ेगा। जब लाइगेंड अपने एन टर्मिनस वाली साइड में यानी बाहर की साइड में जुड़ जाता है तो दोनों के दोनों रिसेप्टर्स भी आपस में पास पास आ जाते हैं और ऐसे डायमराइजेशन हो जाता है। क्लियर? पहला काम हुआ लाइगेंड बाइंडिंग का। अब दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम होता है कन्फर्मेशन चेंज का। कन्फर्मेशन चेंज, कन्फर्मेशन चेंज ऐसे हो जाती है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट काम, जो ये दोनों रिसेप्टर हैं, दोनों रिसेप्टर के पास में काइनेज एक्टिविटी होती है, तो इनमें से एक रिसेप्टर क्या करता है, दूसरे वाले रिसेप्टर पे काइनेज एक्टिविटी की मदद से फॉस्फेट जोड़ देता है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ऑटोफॉस्फोराइलेशन। फर्स्ट, ये थर्ड स्टेप है वैसे, ये हुआ फर्स्ट ऑटो फॉस्फोराइलेशन, पहला ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो गया। जब पहला ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तो ये इंक्रीज करेगा दूसरे रिसेप्टर की काइनेज एक्टिविटी को। तो इसका रोल क्या है? इंक्रीजेस काइनेज एक्टिविटी ऑफ अदर रिसेप्टर, अदर रिसेप्टर। ठीक है, जब पहला फॉस्फोराइलेशन ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, मतलब अपने ऊपर ही फॉस्फेट जोड़ रहे हैं एक दूसरे पे, तो ये जो होगा दूसरा वाला रिसेप्टर, ये इसके ऊपर फॉस्फेट जोड़ देगा, तो ये दोनों आपस में फॉस्फोराइलेशन करेंगे। इसको बोलते हैं सेकेंड ऑटोफॉस्फोराइलेशन, सेकेंड ऑटो फॉस्फोराइलेशन। सेकेंड ऑटोफॉस्फोराइलेशन का क्या काम है? सेकेंड ऑटोफॉस्फोराइलेशन क्या करता है? ये डाउनस्ट्रीम मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग को इंक्रीज करता है। हमने कई सिग्नलिंग देखी, हमने ये देखा है, समझा है कि कोई भी रिसेप्टर होता है तो वो खुद एक्टिवेट होने के बाद अब आगे किसी को एक्टिवेट करेगा। उन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं डाउनस्ट्रीम मॉलिक्यूल्स। तो ये इंक्रीज करेगा बाइंडिंग ऑफ डाउनस्ट्रीम मॉलिक्यूल्स। ये डाउनस्ट्रीम मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग को इंक्रीज कर देता है। तो ये दोनों रिसेप्टर्स हैं, वो कैसे, अब देखो सिंपल याद करना चाहो तो ऐसे समझो कि दोनों रिसेप्टर दूर दूर होते हैं, लाइगेंड आता है, दोनों पास पास आ जाते हैं, डाइमराइजेशन हो गया। एक रिसेप्टर इसका फॉस्फोराइलेशन करेगा और ये इसका फॉस्फोराइलेशन करेगा, मतलब ये अपने फॉस्फोराइलेशन करवाने के लिए खुद ही तो पास आए, तो ये ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो गया। इसको ये मत समझना कि ये ऑटोफॉस्फोराइलेशन नहीं है, ये ऑटोफॉस्फोराइलेशन है, वही होता है। फिर एक और चीज बताता हूं, देखो मैं, कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जैसे नर्व ग्रोथ फैक्टर और प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ये दोनों के दोनों खुद भी डायमर है, ऑलरेडी डायमर, ये खुद ही डायमर होते हैं। और जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, वो मोनोमर होता है,
वो मोनोमर होता है। अब चाहे आप एक बार कोई सा ही एग्जाम्पल ले लो, मान लीजिए कि मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया और ये है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का, सपोज एक बार, ठीक है। इस एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर के ऊपर, ये तो प्रोटीन है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर तो एक प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन के ऊपर एक मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ रहता है और इस मॉलिक्यूल का नाम है हेपारेन सल्फेट। हेपारेन सल्फेट, हेपारेन सल्फेट आपको याद हो तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड एक पॉलीसेकेराइड होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड पॉलीसेकेराइड। बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा अपन ने। बस यहां पे आपको, इसलिए मैं इस पे जोर दे के बता रहा हूं क्योंकि ये ही मॉलिक्यूल रिसेप्टर डाइमेराइजेशन में मेन रोल प्ले करता है। तो इसका रोल क्या है? रोल इन रिसेप्टर डाइमेराइजेशन। अच्छा, मैंने थोड़ी देर में अभी पहले बोला था कि जितने भी आरटीके होते हैं वो डायमर की फॉर्म में ही काम करते हैं। इसका मतलब यदि आरटीके डायमर बन गए तो वो काम करेंगे, फंक्शनल हो जाएंगे। ये हेपारेन सल्फेट रिसेप्टर का डाइमेराइजेशन करा रहा है, इसका मतलब वो एक्टिवेशन भी तो करा रहा है ना रिसेप्टर का। तो डाइमेराइजेशन बोल दो या एक्टिवेशन बोल दो, एक ही बात है, दोनों एकदम सेम टू सेम बात है। एक्टिवेशन, ये लो, हाँ। तो हेपारेन सल्फेट की वजह से ये एक्टिवेट होते हैं। अब डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कैसे जुड़ते हैं उसकी एक छोटी सी कहानी सुनते हैं अपन। देखो हुआ क्या, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर दो रिसेप्टर्स थे और ये मान लो कोई लाइगेंड है, जैसे प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर जो खुद ही डायमर है पहले से ही। अब क्या होने वाला है यहां पे कि जो रिसेप्टर होगा वो रिसेप्टर अपने ऐसे डायमर की फॉर्म में आएगा, ठीक है। पहला इवेंट क्या हुआ? लाइगेंड बाइंडिंग, लाइगेंड बाइंडिंग। लाइगेंड बाइंडिंग होते ही रिसेप्टर का डाइमेराइजेशन, रिसेप्टर डाइमेराइजेशन हो गया। जैसे ही रिसेप्टर का डाइमेराइजेशन हुआ ऑटोफॉस्फोराइलेशन होगा, ऑटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ रिसेप्टर। जब ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाता है उसके बाद डाउनस्ट्रीम मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं। बाइंडिंग ऑफ डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है वो जुड़ेंगे। तो आपके सामने जो है वो रिसेप्टर का डायमेराइजेशन हो गया है और यहां पे बहुत सारे फॉस्फेट्स हैं वो जुड़ चुके हैं। ऐसे बहुत सारे फॉस्फेट्स हैं वो जुड़ चुके हैं, ठीक है। अब सबसे काम की बात, अच्छा ये फॉस्फेट वो टायरोसिन से के ऊपर जुड़ते हैं, ध्यान रखना। अब सबसे काम की बात, फॉस्फोराइलेटेड पार्ट से ये डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जुड़ गया, फॉस्फोराइलेटेड पार्ट से जुड़ा भाई।
फोस्फोराइलेटेड पार्ट से। फोस्फोराइलेटेड पार्ट से जहां से ये डाउन स्ट्रीम मॉलिक्यूल जुड़ा, जैसे लेट सपोज इसका नाम है GRB2, आगे आएगा बता दूंगा। जैसे इसका नाम है IP3 काइनेज, सॉरी PI3 काइनेज, PI3 काइनेज, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं। अब काम की बात सुनो, काम की बात यह है कि ये मॉलिक्यूल्स जहां से जुड़ते हैं वहां पर एक डोमेन होता है जिसका नाम है SH डोमेन। SH2 हो सकता है, SH3 भी होता है, ये SH डोमेन है, SH2 डोमेन। SRC होमोलॉजी डोमेन, सार्कोमा वायरस का होमोलॉजी डोमेन करके कुछ होता है, ये मैं इसके बारे में बता दूंगा, अभी आप खाली इतना से समझो। इस स्लाइड में अपने को इतना ही डायग्राम, इतना ही बनाना है, जो बनाना था बन गया डायग्राम। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो SH2 डोमेन होता है ये लगभग 100 अमाइनो एसिड का पार्ट है, 100 अमाइनो एसिड का पार्ट है ये पार्ट बाइंड करता है विथ फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन, फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन के साथ में ऑफ रिसेप्टर। फॉस्फोराइलेटेड पार्ट है टायरोसिन, जहां जहां टायरोसिन था वहां वहां फॉस्फेट जुड़ गया, उसी पार्ट से ये जुड़ेंगे और किसी से नहीं जुड़ेंगे। इसका मतलब यह भी हो गया कि जिसको इस रिसेप्टर से जुड़ना है उसके पास में SH2 डोमेन तो होना ही चाहिए। जिसको भी इस रिसेप्टर के साथ में जुड़ना है उसके पास में SH2 डोमेन तो होना ही चाहिए। तो ये एक और बात हो गई अपनी। तो ये तो हो गई बात इतनी। अब उसके बाद में अपन थोड़ी सी बात करते हैं एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर फैमिली के बारे में। ये शायद सवाल एग्जाम के अंदर आ सकता है, तो आप ये समझें कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर फैमिली क्या होती है। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर मतलब ऐसे प्रोटीन्स हैं, ऐसे प्रोटीन्स हैं जो सेल के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। सेल सर्वाइवल, सेल डिवीजन, इनके लिए जरूरी है। अगर सेल को ये मिलते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स क्या है वो समझ में आया। दूसरी बात, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स के लिए 4 रिसेप्टर्स काम करते हैं, 4 रिसेप्टर्स फॉर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स। रिसेप्टर है वो 4 है जो काम करेंगे इनके लिए। जैसे चारों के चारों RTK होते हैं, 4 RTK रिसेप्टर्स वर्क फॉर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स। जैसे इनमें से एक का नाम होता है ERB1, ERB1, एक होता है ERB2, एक होता है ERB3, एक होता है ERB4। ये 4 होते हैं। अब जो ये ERB है, ह्यूमंस के अंदर भी ऑब्वियस सी बात होंगे। ह्यूमन वाले रिसेप्टर्स को बोलते हैं HER1, HER2, HER3 और HER4। क्या है इनका मतलब? H का मतलब तो ह्यूमन, E का मतलब एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, R का मतलब रिसेप्टर। तो ये ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 1 है, वो 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करके होते हैं। 4 रिसेप्टर्स काम करते हैं।
देन उसके बाद ये 7 टोटल एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स में एक तो खुद आ जाएगा एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, उसके अलावा जैसे एक होता है हेपारिन बाइंडिंग एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, एक है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, एक है एम्फीरेगुलिन ग्रोथ फैक्टर, एक है एपीरेगुलिन ग्रोथ फैक्टर, एक है एपिजन ग्रोथ फैक्टर और एक है बीटा सेलिन ग्रोथ फैक्टर। नाम याद कर लेना ये, है ना। नहीं याद करो तो कम से कम इतना याद कर लेना कि ये ग्रोथ फैक्टर्स हैं, एपिडर्मल फैमिली वाले ग्रोथ फैक्टर्स है, ये तो याद रखोगे आप। तो ये इतनी सी बात हो गई अपनी। देन उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैप काइनेज पाथवे की। एक इतना इंपॉर्टेंट पाथवे जो कि सेल के लिए, सर्वाइवल के लिए, डिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज से भी चलता है और ये नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज से भी चलता है। मैप काइनेज, इस पाथवे का सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है मैप काइनेज। तो जो मैप काइनेज है, ये मैप काइनेज पाथवे हमें पढ़ना है। तो बात करते हैं, ये है वन ऑफ द मेजर सिग्नलिंग पाथवे, वन ऑफ द मेजर सिग्नलिंग पाथवे, ठीक है। दूसरा, ये एक्टिवेट होता है आरटीके और नॉन आरटीके दोनों से। एक्टिवेटेड बाय आरटीके एंड नॉन आरटीके। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज से भी होता है और नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज से भी होता है। अब इस पाथवे का जो मेन एलिमेंट है, मेन एलिमेंट, वो मेन एलिमेंट होता है मैप काइनेज। मैप का मतलब होता है माइटोजन एसोसिएटेड या एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज। ये है माइटोजन एसोसिएटेड प्रोटीन काइनेज, मैप की फुल फॉर्म होती है। ये इस पाथवे का सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। अब ये जो मैप है, ये बिलोंग करता है एक फैमिली से जिसका नाम है ERK, यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नल रेगुलेटेड काइनेज फैमिली। एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नल रेगुलेटेड काइनेज फैमिली मतलब बाहर से कोई सिग्नल आएगा और वो सिग्नल इस काइनेज को रेगुलेट करेगा, तो वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नल रेगुलेटेड काइनेज फैमिली से बिलोंग करता है। ये इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देन नेक्स्ट, इस पाथवे का एक और मेन या इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, वो है रास प्रोटीन। रास प्रोटीन, अब ये रास प्रोटीन क्या है? ये रेट सार्कोमा वायरस इसकी फुल फॉर्म होती है। रास की फुल फॉर्म है रेट RA और सार्कोमा S वायरस, तो रास ऐसे बना हुआ है नाम। ये जो रास प्रोटीन है ना, ये रास प्रोटीन एनालोगस होता है टू G अल्फा सब यूनिट। जो अपन ने GPCR में पढ़ा था ना, वो GPCR की जो G अल्फा है ना, वैसा का वैसा है, लगभग लगभग वही करेक्टर है। कुछ डिफरेंसेस भी हैं और कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं।
तो पहली सिमिलरिटी तो यह है कि रास प्रोटीन भी जी अल्फा के जैसा ही है, लेकिन अब कुछ अंतरों की बात करें अपन। देखो जैसे मैं आपको डिफरेंसेस काउंट कराता हूं, एक तो रास और एक जी अल्फा, दोनों में क्या अंतर है, क्या सिमिलरिटी, कंपेयर करते हैं। पहला, यह भी एक मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन होता है और यह भी एक मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन है। क्लियर, दोनों मेम्ब्रेन एसोसिएटेड होते हैं, बोथ आर मेम्ब्रेन एसोसिएटेड, दोनों के दोनों मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट रास प्रोटीन होता है वो मोनोमर की तरह काम करता है, मोनोमर, और ये प्रोटीन हेटेरोट्राइमर की तरह काम करता है। इसका मतलब हमें यहां पे गामा बीटा या बीटा गामा भी जोड़ना पड़ेगा। हां, मेम्ब्रेन एसोसिएटेड दोनों है, लेकिन दोनों के दोनों कैसे काम कर रहे हैं वो समझ में आया। रास हमेशा मोनोमर ही रहता है और वो हेटेरोट्राइमर की फॉर्म में होता है, बाद में वो डिसोशिएट हो जाता है, वो बात अलग है, बट स्टार्टिंग के अंदर तो वो ऐसे ही रहता है। फिर देखो, जो रास प्रोटीन है वो लगभग 100 अमाइनो एसिड का बनता है, सॉरी 170 170 अमाइनो एसिड्स का ये होता है, और जो जी अल्फा है वो काफी बड़ा है, वो लगभग 300 अमाइनो एसिड का होता है। तो ये तो अच्छा खासा टाइप का एक अंतर हो गया। फिर उसके बाद में एक चीज बताता हूं, देखो अभी मान लो मेम्ब्रेन से मैं जोड़ूं या ना जोड़ूं, समझो आप बात को। रास प्रोटीन है और इसके साथ में जीटीपी जुड़ जाए तो ये एक्टिव हो जाता है, आपको पता ही है, रास प्रोटीन और जीटीपी, ये एक्टिव कंडीशन है, एक्टिव। बात यह है कि जो रास के साथ में जीटीपी जुड़ा है वो एटलीस्ट फॉर 1 मिनट तक रहता है, लगभग 1 मिनट तक ये जीटीपी के साथ ही जुड़ा रहेगा। इसका मतलब ये ज्यादा सिग्नलिंग करेगा, मोर सिग्नलिंग, जबकि जी अल्फा जो जीटीपी से जुड़ता है वो बहुत कम समय के लिए जीटीपी से जुड़ता है और ये काफी देर तक जीटीपी से जुड़ा रहता है, 1 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, इन दोनों में जीटीपीएज एक्टिविटी होगी, तो जो जीटीपीएज एक्टिविटी है वो बहुत स्लो होती है। जीटीपीएज एक्टिविटी वेरी स्लो। जब जीटीपीएज एक्टिविटी वेरी स्लो होती है तो इसका मतलब वापस वही हो गया कि ज्यादा सिग्नलिंग होगी, मोर सिग्नलिंग। ठीक है, तो एक तो बात ये याद रखनी है आपको। दूसरी एक और चीज बताता हूं, इनका अगर अपन एक्टिवेशन पढ़े, देखो मान लो सबसे पहले जो रास है वो अपनी जीडीपी बाउंड कंडीशन में है, जीडीपी, तो आपको पता ही है कि जीडीपी को उतारना है, जीटीपी को लगाना है, तो उसके लिए चाहिए ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर ये क्या करेगा, ये जीटीपी को एंटर कराएगा और जीडीपी को हटवा देगा यहां से, तो रास बन जाएगा रास जीटीपी, और अब ये लगभग 1 मिनट तक ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद में वापस इस कंडीशन में लाना है तो जीटीपीएज एक्टिवेटिंग प्रोटीन चाहिए, जीटीपीएज एक्टिविटी को एक्टिव कर सके ऐसा प्रोटीन इसको चाहिए अभी के लिए, तो ये हटवा देगा यहां से, जीटीपी का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और जीटीपी हाइड्रोलिसिस होगा तो आराम से वापस ये अपनी इनएक्टिव कंडीशन में, ये दोनों के साथ होने वाला है।
अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है देखो, जैसे मान लीजिए कि रास प्रोटीन है और इस रास प्रोटीन के साथ में जीटीपी जुड़ा हुआ है, यानी कि ये एक्टिव कंडीशन में है अपना। रास प्रोटीन में यहां पर मान लो एक अमाइनो एसिड है 12 नंबर का, और ये ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड कितने नंबर पे है? ये 12th पोजीशन पे, ठीक। और ग्लाइसिन है वो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। इसका काम क्या है? इसका काम है बाइंडिंग विथ गैप, जीटीपीएज एक्टिवेटिंग प्रोटीन के साथ में बाइंड करना इसका काम है। इसका काम बाइंड करना है इसके साथ में, ये बाइंड करेगा। अब यदि गैप बाइंड करेगा यहां पे तो जीटीपीएज एक्टिविटी कराएगा, और जीटीपीएज एक्टिविटी कराएगा तो आरएएस जो है वो जीडीपी के साथ, मतलब जीडीपी बन जाएगी और वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई क्या होता है। अब यदि हम एक्सपेरिमेंट करें एक, और एक्सपेरिमेंट भी अपने को क्या करना है कि रास में 12th पोजीशन के ऊपर एक्स अमाइनो एसिड जोड़ दिया। एक्स का मतलब हो गया एनी, बट नॉट प्रोलीन। यदि हम ऐसा कर दें तो पता है क्या होगा? गैप कांट बाइंड, गैप बाइंड नहीं कर पाएगा। अगर आप सोच लो गैप बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगा? ये ऑलवेज एक्टिव रहने वाला है। तो एक चीज तो ये अपने को अच्छे से याद करनी है, लर्न करनी है। एक और चीज समझा देता हूं आपको, देखो रेगुलेशन ऑफ आरएस प्रोटीन, इसमें वही आएगा जो मैंने अभी पीछे बताया कि जब रास के साथ में जीडीपी जुड़ी होती है तब तो एक ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर इसकी जीडीपी उतार के और जीटीपी लोड करा देता है, और जब ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एटीपीएज प्रोटीन, जीटीपीएज एक्टिवेटेड प्रोटीन है, वो वापस वही रेगुलेशन है। एक चीज देखो आप, एक टाइप का म्यूटेशन होता है जिसे कहते हैं रास डी म्यूटेशन। डी मतलब डोमिनेंट म्यूटेशन, रास डी म्यूटेशन। इस म्यूटेशन का क्या काम है वो समझना है खाली एक लाइन के अंदर। यह म्यूटेशन एक ऐसा म्यूटेशन है जिसकी वजह से रास है वो हमेशा के लिए एक्टिव हो जाता है। यह म्यूटेशन एक ऐसा म्यूटेशन है जिसके अंदर रास लॉक हो जाता है, रास लॉक्ड इन रास जीटीपी स्टेट। ये इस स्टेट में लॉक हो जाता है, और यदि ये लॉक हो गया तो इसका मतलब, इस म्यूटेशन का मतलब ये हो गया रास ऑलवेज एक्टिव, ऑलवेज एक्टिव। और ऑलवेज एक्टिव का मतलब हो गया चाहे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ हो या ना हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा काम करता रहेगा। तो ये होता है रास म्यूटेशन का खेल सारा का सारा। अब और बातें समझते हैं अपन, एक सिग्नलिंग पाथवे है वो डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्रकार से, और इस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डाइमेराइजेशन तक हो चुका है। आप मतलब समझो बात को, दोबारा सेम डायग्राम बनाए,
इससे अच्छा अपन एक कंडीशन तक पहुंच जाते हैं, मैं नंबरिंग में लिखवा दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था पहले। ठीक है, इतना काम हो गया। अब इतने काम के बाद में यहां पर एक रास प्रोटीन है जिसके साथ में जीडीपी लगा हुआ है। अब जीडीपी को उतारना है तो एक मीडिएटर रहेगा और वो मीडिएटर यहां पे बाइंड करेगा इसका नाम है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, ये ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर जब अपना काम करेगा, यहां पे जुड़ा जुड़ा, मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा, आप टेंशन मत लेना, है ना। जब ये वापस अपना काम करेगा सॉरी, तो यहां पे जीटीपी जुड़ जाएगी। अब जीडीपी उतर जाती है, नई जीटीपी जुड़ जाती है, वही होने वाला है। इतना हुआ। चलो मैं अभी के लिए एक बार बता देता हूं क्या क्या हो रहा है। पहला काम है लाइगेंड बाइंडिंग, लाइगेंड बाइंडिंग। दूसरा काम है ऑटोफॉस्फोराइलेशन, अच्छा दूसरा काम हो गया डाइमेराइजेशन। ठीक है ना, ऐसे मत सोचना कि पहले लिखा दिया और अब नहीं लिखाया, आप समझो बात तो वही होने वाली है, डाइमेराइजेशन ऑफ रिसेप्टर। तीसरा काम क्या होगा अपना, ऑटोफॉस्फोराइलेशन, ऑटो फॉस्फोराइलेशन, ये ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। और चौथा काम जो है वो हो जाएगा जीईएफ बाइंडिंग, डाउन स्ट्रीम सिग्नल मॉलिक्यूल, यही है तो जीईएफ बाइंडिंग। इसके पास में SS2 डोमेन होता है, ये SS2, तो समझ जाना आप SS2 डोमेन के साथ भी जुड़ेगा, ऐसे तो ये जुड़ नहीं सकता। ठीक है, अब पांचवा काम क्या हुआ वो यहां लिखा दिया मैंने, 5th नंबर पे ये हो गया। अभी मैं आपको बताता हूं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है। एक बड़ा सा प्रोटीन है, बड़ा सा प्रोटीन है ये, इस प्रोटीन का नाम है KSR प्रोटीन, KSR, इसके फोल्ड प्रोटीन, इसके फोल्ड प्रोटीन है ये। अब आप याद करो इसके फोल्ड का मतलब क्या होता है। इसके फोल्ड का मतलब होता है ऐसी स्ट्रक्चर जो दूसरे को अपने अंदर अटकने की जगह देती है। जैसे खूंटी होती है ना, कपड़े टांग दिए, तो खूंटी एक प्रकार की स्केफोल्ड है। इस KSR प्रोटीन के अंदर 3 प्रोटीन्स जुड़े होते हैं। एक का नाम है राफ, ये भी काइनेज है, राफ काइनेज। एक का नाम है मैक, ये भी काइनेज है। और एक का नाम है ERK, ERK काइनेज। ठीक है, ये तीनों प्रोटीन्स को जोड़ के रखने का काम एक अकेला प्रोटीन कर रहा है। अब क्या होगा कि जो रास काइनेज एक्टिवेट हुआ है ऊपर ही ऊपर, वो रास काइनेज क्या करता है, राफ के ऊपर फॉस्फेट जोड़ देता है ATP का इस्तेमाल करके। ATP से फॉस्फेट खींच लेगा और इसके ऊपर जोड़ देगा। राफ खुद क्या करेगा, राफ खुद मैक के ऊपर फॉस्फेट जोड़ देगा, वही ATP, ADP। मैक खुद क्या करेगा,
ERK के ऊपर फॉस्फेट जोड़ देगा, वही ATP ADP। ठीक है, अब यहां से दो पॉसिबिलिटीज हैं वो अपने सामने रहने वाली है। क्या क्या? दो पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी तो यह है कि जो ERK होता है ये कुछ दूसरे प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन करेगा, फॉस्फोराइलेशन ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। एक काम तो ये हो गया, नंबरिंग आपको 5 नंबर तक तो GTP बन गया, 6 नंबर पे ये हो गया, 7 नंबर पे ये हो गया, 8 नंबर पे ये हो गया। दूसरा काम देखो, अभी बताता हूं। ये है हमारे पास में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर जीन है, जीन। अब जो जीन है उस जीन में यहां से लेके यहां तक का पार्ट, ये इतना पार्ट, इसको बोलते हैं सीरम रेस्पॉन्स एलिमेंट, SRE। इसका नाम है सीरम रेस्पॉन्स एलिमेंट, सीरम रेस्पॉन्स एलिमेंट, एलिमेंट। ठीक, इस SRC के ऊपर एक ट्रांसक्रिप्शन, दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बैठे हुए हैं। एक का नाम है ELK1, ELK1, और एक का नाम है सीरम रेस्पॉन्स फैक्टर, SRF। ELK1 की फुल फॉर्म नहीं मिली, SRF का मतलब है सीरम रेस्पॉन्स फैक्टर, सीरम रेस्पॉन्स फैक्टर। ठीक, ये सेटअप पहले से है, तो आप इतना सेटअप समझो। अभी हम जो सिग्नलिंग पढ़ के आए हैं उस सिग्नलिंग के अनुसार ERK के ऊपर फॉस्फेट जुड़ गई और ERK एक्टिव हो गया। कुछ ERK वहीं बैठे रहते हैं जहां पे है, और कुछ ERK अपनी जगह छोड़ देते हैं। सम ERK डिसोशिएट हो जाते हैं, और फॉस्फेट जुड़ी हुई है भाई इनके अंदर, ध्यान रखना। और जुड़ी हुई फॉस्फेट वाली कंडीशन के अंदर ये कहां चले जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं, ERK। ये फॉस्फेट जुड़ी हुई कंडीशन के अंदर यहां पे आ गए। अब ERK तो खुद ही एक काइनेज होता है, तो ये काइनेज क्या करेगा? इन दोनों के ऊपर फॉस्फेट जोड़ेगा ATP का इस्तेमाल करके। जब फॉस्फेट जुड़ जाएगी तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होंगे तो यहां से ट्रांसक्रिप्शन बने होगा, mRNA बनेगा, वो mRNA बाहर आएगा, बाहर आने के बाद उसका कोई प्रोटीन बनेगा। इस प्रोटीन का नाम है इमीडिएटली अर्ली प्रोटीन, इमीडिएटली अर्ली प्रोटीन, इमीडिएटली अर्ली प्रोटीन, ये नाम है इस प्रोटीन का। वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिसेप्टर थे मोनोमर की फॉर्म में, और वो मोनोमर की फॉर्म में जो रिसेप्टर्स थे, वो रिसेप्टर्स जो है वो काम कर रहे थे अपना। तो सबसे पहले क्या हुआ? रिसेप्टर अपने मोनोमर फॉर्म में है, लाइगेंड आया, डाइमर बन गया, ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो गया, उसके बाद में वो डाउन स्ट्रीम मॉलिक्यूल जुड़ेगा, SH2 डोमेन होना चाहिए उसके पास में, उसी से जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। फिर जब इस बार जो डाउन स्ट्रीम मॉलिक्यूल है वो एक एक्सचेंज फैक्टर है, तो एक्सचेंज फैक्टर एक्सचेंज कराएगा GDP का,
जीटीपी जुड़ जाएगा। जीटीपी जुड़ेगा तो फिर वो राफ काइनेज को एक्टिवेट करेगा, राफ काइनेज मैक को एक्टिवेट करेगा, मैक जो है वो ईआरके को एक्टिवेट करेगा। ये तीनों प्रोटीन राफ, मैक और ईआरके एक बड़े प्रोटीन के अंदर अटके हुए रहते हैं, टंगे हुए रहते हैं, जैसे कपड़े टंगते हैं वैसे टंगे हुए रहते हैं। ये उसका नाम है KSR स्कैफोल्ड प्रोटीन। अब ये तीनों एक्टिवेट हो जाएंगे तरीके से। ईआरके है वो कुछ तो वहीं पे रह के अपना आगे का फॉस्फोराइलेशन करते रहेंगे और कुछ वहां से डिसोशिएट हो जाते हैं और फिर न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं। डिसोशिएट होने के बाद न्यूक्लियस में गए, न्यूक्लियस में कुछ जीन है, उन जीन को तुरंत चाहिए, उन जीन का प्रोटीन तुरंत बनना चाहिए, तो प्रोटीन तुरंत बनेगा, इसके लिए उन्हें कहते हैं इमीडिएटली अर्ली, मतलब तुरंत जल्दी से जल्दी वाले प्रोटीन्स। 8 नंबर तक पहुंच गए। अब 9 नंबर में ये काम भी होगा और 9 नंबर में इधर वाला काम भी होगा। फिर ये अंदर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, वहां फॉस्फोराइलेशन करेगा। बाकी तो ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन वो तो आपको पता ही है कि एक सीक्वेंस के अंदर ही होता है। तो ये सिग्नलिंग ऐसे चलती है एक। अब देखो ये कुछ है ना मैप काइनेज के टाइप्स बता रखे हैं, कितने सारे मैप काइनेजेस वगैरह होते हैं, वो सारा का सारा यहां पर कैसे होता है देखो। ग्रोथ फैक्टर्स, स्टिमुलेशन का काम कौन कर सकता है? ग्रोथ फैक्टर्स। और ये जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं कौन कौन से हो सकते हैं देखो। तो स्टिमुलस कई टाइप के होते हैं, जैसे ग्रोथ फैक्टर्स भी हो सकते हैं या इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस भी हो सकते हैं। अब यदि ग्रोथ फैक्टर है तो रास, राफ, मैक, ईआरके वो पाथवे चलेगा जो अपन ने पढ़ा। और यदि कोई दूसरे हैं तो अपन आगे पढ़ेंगे साइटोकाइन, सेल स्ट्रेस, तो रैक, रो, CDC42 इस तरीके के पाथवे चलेंगे। आगे जाकर के अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन रेस्पॉन्स आएगा, सेल की डेथ हो सकती है और इधर सेल डिवीजन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, सेल सरवाइव करेगा। देखो ग्रोथ फैक्टर है तो ग्रोथ होगी, सीधी सी बात है। ऊपर ग्रोथ फैक्टर लिखा है तो ग्रोथ होने वाली है यहां पे। तो ये एक अलग टाइप के पाथवेज हैं, ऐसे ही आपको बता दिया। अब बात करते हैं अपन एक बहुत बढ़िया और एक बहुत अच्छे सिग्नलिंग पाथवे की, सिग्नल रेस्पॉन्स की, कैसे होता है, क्या होता है, बात करते हैं। ड्रोसोफिला के अंदर आईज का कैसे डेवलपमेंट होता है और उसमें आरटीके कैसे काम आता है, वो बात अपन कर रहे हैं। देखो ये मान लो ड्रोसोफिला की आंख है, ठीक है, ये एक ड्रोसोफिला की आंख है। ये कंपाउंड आई है, 1 कंपाउंड आई ड्रोसोफिला की, ये एक्चुअली 800 आईज की बनी होती है, 800 आईज की बनी होती है। और इसमें से जो हर एक आई है इंडिविजुअल आई, उस इंडिविजुअल आई को बोलते हैं ओमेटिडिया, ओमाटिडियम। चलो तो एक आई का या एक स्मॉल आई बोलूं मैं तो वो क्या है? ओमेटिडियम, एक आई है, ठीक। अब आगे बात करते हैं। ये जो एक ओमेटिडियम होती है उसमें 22 सेल्स होती हैं, 22 सेल्स, 22 सेल्स। इनमें से जो 8 सेल्स हैं, 8 सेल्स, उनको बोलते हैं रेटिन्यूला।
रेटिन्यूला। R1 से लेके R8 इनका नाम होता है। क्लियर हो गया? रेटिन्यूला ये R1 से लेके R8 तक के। वापस समझो, जो एक आई होती है उस एक आई में 800 आईज है। हर आई को ओमिटिडियम बोलते हैं। एक ओमिटिडियम में 22 सेल्स है। 22 में से जो 8 सेल्स है उन्हें बोलते हैं रेटिन्यूला। और ये सेल्स हैं, इनका काम होता है फोटो रिसेप्शन का। फोटो रिसेप्शन, ये लाइट को रिसीव करती है, फोटो रिसेप्शन का। क्लियर? समझ में आई ये चीज आपको? तो ये 8 जो है वो सेल्स ये काम करती है। अब इनमें से जो R7 है, R7 सेल यानी कि रेटिनुला 7 सेल जो है, वो सेल यूवी विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यूवी विजन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। अल्ट्रावायलेट रीजन मतलब अल्ट्रावायलेट है वो इसी के कारण दिखता है। पर इसका डेवलपमेंट कैसे होता है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं आपको समझाता हूं, देखो क्या होता है, कैसे होता है। ये मान लीजिए 7 नंबर की सेल है, सॉरी ये है R7 और ये R7 सेल अभी डेवलप नहीं हुई है। R7 सेल है ये R7 सेल अपने ऊपर एक रिसेप्टर को डेवलप करेगी। RT के रिसेप्टर है ये, और ये RT के रिसेप्टर इसके डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है। अगर RT के रिसेप्टर काम ना करे तो ये 7 नंबर की सेल नहीं बनती, और 7 नंबर की सेल नहीं बनती तो यूवी विजन नहीं होगा। ये जो RT के वाला ये सिग्नलिंग है, इसकी वजह से 7 नंबर की सेल बनती है, और अगर ना हो ये तो 7 नंबर की सेल नहीं बनेगी। इसलिए इस RTK का नाम है सेवनलेस। इसको शॉर्ट में बोलेंगे SEV। रिसेप्टर का नाम है ये SEV, सेवनलेस। जब इसकी सिग्नलिंग नहीं होगी तो 7 नंबर की सेल नहीं बनेगी, और 7 नंबर की सेल नहीं बनेगी तो इसे सेवनलेस बोल देंगे। तो RTK का नाम सेवनलेस है। अब क्या जरूरी है, देखो इस 7 नंबर की सेल के पास में ही 8 नंबर की सेल होती है R8, और R8 क्या करती है, R8 एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बनाती है। R8 एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बनाती है। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है सिग्नल फॉर RTK। इसका नाम है बॉस। सिग्नल फॉर RTK, इसका नाम है बॉस। इसकी फुल फॉर्म होती है ब्राइड ऑफ सेवनलेस। ब्राइड ऑफ सेवनलेस, ठीक है। अगर ये है यहां पे तो फर्दर सिग्नलिंग चलेगी, और फर्दर सिग्नलिंग चलेगी तो R7 डेवलप होती है। डेवलप, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है, ये सब कुछ नॉर्मल है। ये नॉर्मल हो गया अपना। फिर उसके बाद में एक कंडीशन समझते हैं अपन। एक कंडीशन में क्या होता है कि SEV है उसमें म्यूटेशन हो गया। SEV म्यूटेशन, इसमें क्या हुआ कि जो R8 है उसने तो सिग्नल बना रखा है, उसने तो सिग्नल बना रखा है ऐसे, लेकिन R7 के पास में रिसेप्टर ही नहीं है। रिसेप्टर नहीं है,
जब एसिवी यहां पे एब्सेंट होता है तो ये सेल जो है वो कौन सेल में डेवलप हो जाती है, कौन सेल बन जाती है, नॉट R7। ये R7 नहीं है, कौन सेल है। ऐसी ड्रोसोफिला को अल्ट्रावोलेट है वो नहीं दिखेगा, यूवी है उसमें विजन नहीं रहेगा, तो ये R7 ऐसे रह गई। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन है जहां पे R7 के पास में रिसेप्टर तो नहीं है, लेकिन इसके पास में RAS में डी डोमिनेंट म्यूटेशन है, RAS में डोमिनेंट म्यूटेशन है। R8 ने सिग्नल बनाया, वो तो इसकी अच्छी बात है, R8 ने सिग्नल बना लिया। R7 के पास में रिसेप्टर नहीं है, वो भी इसकी अच्छी बात है, लेकिन इसके पास में जो रास प्रोटीन है उस रास प्रोटीन में म्यूटेशन है, और वो भी कौन सा म्यूटेशन है, डोमिनेंट म्यूटेशन। और जब ऐसा डोमिनेंट म्यूटेशन होगा तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कोई सिग्नलिंग की जरूरत ही नहीं है, मतलब सॉरी सिग्नल मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है, रास तो ऑलरेडी काम ही करेगा, और ये काम करेगा तो R7 डेवलप होती है, R7 डेवलप हो जाती है। तो ये इस प्रकार से अपना काम पूरा का पूरा चलेगा। ये ड्रोसोफिला के अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट होता है वो मैंने आपको बताया। अच्छा, यहां पर इस सिग्नलिंग के अंदर एक चीज और बता देता हूं मैं नोट करा के, जो यहां पे ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर है ना, वो तो चाहिएगा, क्योंकि रास के ऊपर स्टार्टिंग के अंदर GDP जुड़ा हुआ रहता है, तो GDP को हटा के GTP जोड़ना है तो GF तो चाहिएगा। इसका नाम है SOS, ये है सन ऑफ सेवनलेस, इसका नाम है SOS, सॉरी इसका नाम है सन ऑफ सेवनलेस। ये हुआ अपना इतना सा काम कंप्लीट। तो इस प्रकार से ये सिग्नलिंग चलती है, आईज का डेवलपमेंट होता, आईज में भी स्पेशली एक पर्टिकुलर सेल्स का, पर्टिकुलर टाइप के सेल्स का मतलब। अब अपन एक और पाथवे पढ़ते हैं, PI3 काइनेज AKT पाथवे। चलिए तो समझते हैं ये टाइप की सिग्नलिंग है वो कैसे काम करती है। अब एक बार अपन एक कंडीशन ऐसी लेते हैं जिसमें अपने पास में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल नहीं है, देयर इज नो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, नो सिग्नल मॉलिक्यूल, ठीक है। अब सिग्नल मॉलिक्यूल नहीं है तो जो रिसेप्टर्स हैं वो अपने बैठे हुए हैं ऐसे ही, ये रिसेप्टर्स हैं वो इनएक्टिव है, दीज आर इनएक्टिव रिसेप्टर्स। जब रिसेप्टर्स इनएक्टिव होते हैं तो सेल के अंदर एक प्रोटीन है जिसका नाम है फॉक्सो, फॉक्सो, ये प्रोटीन एक्टिव रहता है, ठीक, एक्टिव रहेगा और ये जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर जाकर के ये अपने अप्रोप्रिएट जीन के ऊपर जाके बैठेगा भाई, जिसके लिए भी इसको ट्रांसक्रिप्शन कराना है उसके ऊपर बैठेगा फॉक्सो। अब ये फॉक्सो अपना काम करेगा एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इसने प्रोटीन सब बना लिए, तो ये प्रोटीन बन गया, और अब इस प्रोटीन से सेल की डेथ होगी, सेल डेथ या सेल ग्रोथ स्टॉप, ग्रोथ स्टॉप। क्यों? क्योंकि ऊपर जो है वो ग्रोथ फैक्टर तो है नहीं,
और ग्रोथ फैक्टर नहीं है तो ग्रोथ भी नहीं होनी चाहिए। तो बिना सिग्नल के फोक्सो क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है और सेल की डेथ भी करा देता है जरूरत पड़े तो ये तो तब की बात हो गई जब सिग्नल ही नहीं है। ग्रोथ होगी कैसे? अब अपन ग्रोथ करवाने की बात करते हैं। जब ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट है, यहां तो हमने लिखा नो सिग्नल मॉलिक्यूल। अब अपन बात करते हैं ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट है तब की। चलो, तो वो 4 स्टेप तो आपको पता ही है, लाइगेंड बाइंडिंग, डाइमराइजेशन, उसके बाद में तीसरा हो जाएगा ऑटोफॉस्फोराइलेशन और चौथा डाउनस्ट्रीम मॉलिक्यूल बाइंड होता है वो। लेट्स सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये रिसेप्टर इस प्रकार से जुड़ा हुआ है और रिसेप्टर का अच्छे से फॉस्फोराइलेशन वगैरह हो रखा है। और अब इसके साथ में जुड़ गया एक डाउनस्ट्रीम मॉलिक्यूल और उस डाउनस्ट्रीम मॉलिक्यूल का नाम है पीआई काइनेज, PI3 काइनेज, PI3 काइनेज ये जुड़ गया यहां पे। अब PI3 काइनेज 2 तरीके के होते हैं। एक तो फ्री वाला भी होता है जो कि सेल के अंदर फ्री फॉर्म में रहता है, वो क्या बोलते हैं उसको कि GPCR के साथ काम करता है। एक ये भी होता है जो कि इस RTK के साथ काम करेगा। जैसा इसका नाम है, मेम्ब्रेन में लगा हुआ है PIP2। PIP2 कैसे बना वो पहले से आप देख लो। सबसे पहले PI था, फोस्फोटाइडल इनोसिटोल, फिर चौथे कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ी तो वो PIP बन गया। फिर आया PI5 काइनेज, 5वें नंबर के कार्बन पे भी जुड़ी तो बन गया PIP2। अब ये PI3 काइनेज क्या करता है, इस PI3 काइनेज क्या करेगा, PIP2 के ऊपर एक और फॉस्फेट जोड़ेगा और जब एक और फॉस्फेट जोड़ेगा तो ये बनेगा PIP3। बन गया। PIP3 बनने के बाद इसके ऊपर एक कॉम्प्लेक्स आके जुड़ता है, उसका नाम है एमटोर कॉम्प्लेक्स, एमटोर कॉम्प्लेक्स 2। तो इसको बोलते हैं एमटोर C2। ये है एमटोर C2, ये जुड़ता है। गॉट इट। फिर और बहुत सारे यहां पे PIP3 बने हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक अकेला PIP3 बनेगा, बहुत सारे PIP3 हैं। PIP3 और PIP3 जो इतने सारे बने हुए हैं, इनमें से किसी एक के साथ में जुड़ता है एक प्रोटीन जिसको बोलते हैं AKT। AKT और एक इस PIP3 के साथ में साइड में एक और प्रोटीन जुड़ता है जिसका नाम है PDK1। PDK1, ठीक। इन दोनों प्रोटीन्स के पास एक स्पेशल डोमेन है जिसको बोलते हैं पीएच डोमेन। पीएच डोमेन, पीएच डोमेन का चलो बाद में साइड में लिखा दूंगा मैं। इन दोनों के पास में पीएच डोमेन है। ये जो पीएच डोमेन है इसी की मदद से ये जुड़ते हैं।
तो अब कैसे होगा ये सारा काम अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले लाइगेंड आके बाइंड हुआ, लाइगेंड आके बाइंड हुआ, ऑटोफॉस्फोराइलेशन तक पहुंचे, PI3 काइनेज जुड़ा, PI3 काइनेज जुड़ने के बाद में PIP2 है, उससे PIP3 बना, PIP3 से mTOR कॉम्प्लेक्स 2 जुड़ा, और किसी PIP3 से AKT जुड़ा, किसी PIP3 से PDK1 जुड़ा। अब जब तक PIP3 नहीं बनेगा ये जुड़ेंगे नहीं, तो पहले PIP3 बनना जरूरी है। mTOR C2 इसका फॉस्फोराइलेशन करेगा AKT का, और इधर PDK1 है वो भी इसका फॉस्फोराइलेशन करेंगे। फॉस्फोराइलेशन करेंगे। अब जो AKT है, जब इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है तो ये हट जाता है, और ये आ गया AKT बाहर। AKT बाहर आ गया। जब ये AKT मतलब उससे PIP3 से रिलीज होके बाहर आया, तो ये क्या क्या कर सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये इनहिबिट करेगा ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3 को, क्योंकि ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3 यदि इनहिबिट नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, ये ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज बनेगा तो फर्दर मेटाबॉलिज्म चलेगी, तो इसका काम है मेटाबॉलिज्म चलाने का। इसका काम है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 बी को एक्टिवेट करने का, तो ये नहीं होंगे अब। फिर उसके बाद में AKT डिफरेंट टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को रोकता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को रोकता है। और ये AKT एक और प्रोटीन को रोकता है, बैड प्रोटीन। बैड प्रोटीन प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन है, प्रो एपोप्टोटिक। इसका मतलब यह है कि बैड यदि एक्टिव होगा तो एपोप्टोसिस होगी, बैड एक्टिवेट होगा तो एपोप्टोसिस होगी, ये बैड प्रोटीन को रोकता है। फिर उसके बाद में AKT क्या करता है, ये फोक्सो का फॉस्फोराइलेशन कर देता है, ये फोक्सो का फॉस्फोराइलेशन कर देता है। ATP ADP, ये फॉस्फोराइलेशन हो गया फोक्सो का। अब फोक्सो का फॉस्फोराइलेशन जब हुआ तो एक अलग से इनहिबिटरी प्रोटीन है 1433, ये क्या करता है, फोक्सो को फॉस्फोराइलेटेड कंडीशन में पहचान लेता है, और पहचान के इसको पकड़ के बैठ जाता है। जैसे ही ये पकड़ के बैठेगा, इनएक्टिव हो जाएगा ये फोक्सो, और फोक्सो जब इनएक्टिव होगा, जैसे ही फोक्सो इनएक्टिव हुआ तो फोक्सो के इनएक्टिव होते ही अब सेल सरवाइव करेगी। क्योंकि अभी अपन ने देखा था कि यदि फोक्सो काम करता है तो वो सेल के अंदर जाके सेल की डेथ करवाएगा, ऐसे प्रोटीन्स है उनको बनाएगा। तो ये हुआ अपने पास में। अब एक तो चीज ये अपनी हो गई, फोक्सो को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। हाँ, पीएच डोमेन का फुल फॉर्म नहीं लिखाया। पीएच का मतलब होता है प्लेकेस्ट्रिन होमोलॉजी, प्लेकेस्ट्रिन होमोलॉजी, तो ये पीएच डोमेन होता है। चलो, तो ये सिग्नलिंग पाथवे हुआ। अब एक और mTOR सिग्नलिंग पाथवे, वो भी अपन समझ लेते हैं। देखो, मैंने आपको AKT कहां से कहां तक एक्टिवेट होता है वो समझाया। मैं अब आपको यहां से ले रहा हूं,
जैसे लेट सपोज कि पहले तो लाइगेंड जुड़ता है, दूसरा फिर रिसेप्टर डाइमराइजेशन होता है, तीसरा ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है, चौथा ये डाउन स्ट्रीम पे जुड़ता है, ये पांचवा काइनेज होता है तो अपना काम कर देता है। फिर छठे नंबर पे एमटोर भी जुड़ता है, एकेटी भी जुड़ता है और ये पीडीके1 ये भी जुड़ जाते हैं, सब जुड़ जाते हैं। फिर सातवें नंबर पे एकेटी का फॉस्फोराइलेशन वगैरह हो जाता है, फिर एकेटी हट जाता है। ठीक है, एकेटी हटने के बाद में ये अपना क्या क्या काम करेगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। अब मैं सीधा का सीधा स्टेप 8 ले लेता हूं। स्टेप 8 ये है कि एकेटी अपनी फॉस्फोराइलेटेड कंडीशन के अंदर बन के बाहर निकल गया और बाकी वो सिग्नल विग्नल सब जुड़े हुए हैं। ठीक, सारा कुछ हो रखा है, अपना काम पूरा। मैं सीधा स्टेप 8 ले लेता हूं पिछले वाले डायग्राम से ताकि अपने को समझ में आए। नाउ एक प्रोटीन है जिसका नाम है टीएससी। एक प्रोटीन है जिसका नाम है RHEB और इसके साथ में जीटीपी जुड़ी है। जब इसके साथ जीटीपी जुड़ी होती है तब ये RHAB क्या करता है, एमटोर को एक्टिवेट करता है, एमटोर कॉम्प्लेक्स 1 को एक्टिवेट करता है। ठीक है, एक्टिवेट करता है, ये एमटोर C1 को एक्टिवेट करता है। इतना हो गया अपना। अब एमटोर C1 क्या करता है, एमटोर C1 एक्टिवेट होने के बाद में यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E बाइंडिंग प्रोटीन 1 को इनहिबिट कर देगा। तो ये इनहिबिट हो जाएगा तो कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा। फिर उसके बाद में ये खुद इनहिबिट कर रहा था यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E को, तो इसको इनहिबिट करके अच्छा किया, इसको इनहिबिट किया तो अच्छा किया, ट्रांसलेशन होगा। अब ये ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक, एमटोर C1 दूसरी तरफ क्या करता है, एक और काइनेज को एक्टिवेट करता है, इसका नाम है S6 काइनेज। S6 मतलब राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट 6। तो ये S6 काइनेज क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन S6 को एक्टिवेट करता है। राइबोसोम एक्टिवेट होगा तो ट्रांसलेशन ज्यादा ही होगा, और तो क्या होगा, सही है। तो देखो RHEB एमटोर को एक्टिवेट करता है और एमटोर नीचे ये सारे काम करता है। ये TSC इस RHEB को ही इनहिबिट कर देगा। अगर TSC ने काम किया तो आगे का काम नहीं होगा, तो आगे का काम कराना है तो AKT क्या करता है, इसको रोक देता है। TSC रुक गया तो आगे वाला सारा काम होगा। अब एक और तरीका है, जब सेल के अंदर लो एनर्जी रहती है, लो एनर्जी, तो एक प्रोटीन है जिसका नाम है AMP काइनेज। AMP काइनेज, ये AMP काइनेज इसको एक्टिवेट करता है। तो लो एनर्जी में तो अच्छी बात है भाई, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होनी चाहिए क्योंकि एनर्जी लगेगी उसके अंदर। तो लो एनर्जी के टाइम पे ये सारा का सारा रुक जाता है पाथवे। अगर लो अमाइनो एसिड्स हैं, लो अमाइनो एसिड्स, इस कंडीशन के अंदर सीधा एमटोर को इनहिबिट किया जाएगा कि एमटोर काम नहीं करेगा। एमटोर क्या करेगा, ऑटोफेगी को भी रोक देगा। ऑटोफेगी
तो ये एमटोर पाथवे होता है। एमटोर का काम होता है सेल को सरवाइव कराना, सेल के लिए प्रोटीन्स बनवाना, रेगुलेट करवाना, वो सारे के सारे जिंदा रहने के लिए जो अच्छी चीजें चाहिए वो एमटोर करता है। और एमटोर जो है उसको कब रोका जा सकता है? जब अमाइनो एसिड नहीं है तब रोक सकते हैं, जब एनर्जी कम है तब रोका जा सकता है। तो ये हमारे पास सिग्नलिंग होती है। तो आज के लिए इतना ही, आप ये करें अच्छे से, बाकी बाद में देखते हैं। थैंक यू।